वेलकम टू गाइस, मेरा नाम है शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूनिट 2 का फिजिक्स का क्वांटम फिजिक्स का स्पेसिफिकली नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है। इस वन शॉट वीडियो में मैं आपको इस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड सारी चीजें कवर अप करवाने वाला हूं। ऑलरेडी हम पिछले वाले वीडियो में डी ब्रोगली के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके दोनों डेरिवेशंस देख चुके हैं, इसका न्यूमेरिकल देख चुके हैं, मीटर वेव्स की प्रॉपर्टी देख चुके हैं। 70% ऑफ द पोर्शन आपका इसी वाले पार्ट से आता है, तो पिछले वाले वीडियो में ये सब कराया था, प्लीज देख लीजिएगा। वन शॉट डी ब्रॉगली के नाम से वो वीडियो है, इसकी प्लेलिस्ट में भी अटैच कर दूंगा। ओके। उसके बाद आप आ जाते हैं कि डी ब्रॉगली ने जब अपने रिजल्ट दे दिए, उसके बेसिस पे श्रोडिंगर भाई साहब ने एक टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनाई थी, तो वो चीज है पढ़ने के लिए। साथ ही साथ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन भी है पढ़ने के लिए। ओके। नाउ द थिंग इज कि आपका ये दोनों में से ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपके पिछले 4-5 साल से एग्जाम में पूछी नहीं गई है, तो फिर हम इसे तो पहले हटा देते हैं अपने सिलेबस से ही। ठीक है। बात करते हैं हम इंडिपेंडेंट की। ये इक्वेशन जो है वो अपने आप में थोड़ी सी टफ है और लोगों को थोड़ी सी दिक्कत भी जाती है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को एंड तक प्रूफ करने में। ठीक है। सो माय सजेशन इज कि आप फिलहाल के लिए इसे भी हटा दें। मैं सेपरेट वीडियोस जो बनाता हूं, जो लेक्चर वाइज वीडियोस होते हैं आपके फिजिक्स के, उसमें इसका लगे तो एक्सप्लेनेशन मैंने दिखाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। बट अभी एग्जाम टाइम के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया, आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसे प्लीज पूरी तरह से छोड़ दीजिए। इसके बदले में हम क्या पढ़ के जाएंगे? एक न्यूमेरिकल होता है जो आपसे हर साल पूछा जा रहा है एग्जाम में फिजिक्स के, और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इन टर्म्स ऑफ 2024 पैटर्न एज वेल। ठीक है। पिछले सेमेस्टर एग्जाम में भी 2024 पैटर्न में ये सेम न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था। ठीक है। सो एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एनक्लोज्ड इन अ रिजिड बॉक्स, कहने के लिए ये वन ऑफ द इजीएस्ट न्यूमेरिकल्स है। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पुट अप करने पड़ते हैं, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है। फिर स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है आपके फिजिक्स के। ये कम से कम 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। इसका एक सिंपल सा डायग्राम जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ये पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह, ये सब कुछ हमें कुछ खासा देखने की जरूरत नहीं है गाइस। तो हम इस पूरे वन शॉट वीडियो में बेसिकली दो चीजें देखने वाले हैं। एक, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एनक्लोज्ड इन अ रिजिड बॉक्स, इसके न्यूमेरिकल से चार पांच न्यूमेरिकल से प्रीवियस ईयर्स में आए हुए वो सारे करा दूंगा। साथ ही साथ में एसटीएम होता है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इसकी थ्योरी डायग्राम और इसमें सिंपल लैंग्वेज की जो थ्योरी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, वो करा के देता हूं। ठीक है। तो पहले एसटीएम से शुरुआत करते हैं गाइस। चलिए। नाउ द थिंग इज कि आपका जो एसटीएम है, हाँ, श्रोडिंगर, मैंने जैसे कहा कि मैं जो इंडिविजुअल लेक्चर्स बनाया हूं मैंने फिजिक्स के, लेक्चर 1 लेक्चर 2 यूनिट वाइज, जो एकदम फुल ऑन फुल 70 वाले टारगेट वाले लोग हैं, वो वहां से उन चीजों को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अपन जो दूसरे लोग हैं जिनका है कि भाई 50 आ जाए, 45 तक आ जाए, तो चल जाएगा काम अपना। ठीक है। सो उन लोगों के लिए अपना स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो है उसकी शुरुआत करेंगे अपन डायरेक्टली। ठीक है। चलिए। तो समझाने के लिए कलरफुल इमेज है मेरे सामने, बट एक्चुअल एग्जाम में आपको इतनी खतरनाक इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल इमेज आप बना के आ सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में आगे दिखा दूंगा। ओके। पहले मैं आपको वर्किंग समझा देता हूं, बिकॉज कलरफुल डायग्राम से वर्किंग समझना थोड़ा आसान होता है। ओके। सो होता क्या क्या है इसके पास? सबसे पहले जिस भी चीज, मान लो मेरे पास एक किताब है, ठीक है। अब ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है क्या चीज? ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा अलग है। ठीक है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में आप ऐसे इस तरीके से घुमा घुमा के चीजों को देखा करते थे, है ना, काफी छोटी छोटी चीजें। जनरली वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह वो सब चीजें देखते थे, है ना। एटम एटम भी देखते थे, बट ये जो प्रिंसिपल होता था वहां पे वो लाइट रिफ्लेक्शन का होता था। करेक्ट। लेकिन ये वाला जो माइक्रोस्कोप है, ये भी आपको एटॉमिक लेवल की चीजें, है ना, छोटे छोटे इंडिविजुअल एटम्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जो आपके किसी भी मटेरियल के सरफेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को देखने के काम में आता है। सिर्फ देखने के काम में नहीं, उनको मैनिपुलेट करने में काम में भी आता है। तो आप देखते हैं ना, किसी भी मटेरियल को जो बेसिक कंडक्टर होता है, कभी कभी हम उसको सेमी कंडक्टर बना देते हैं। करेक्ट, सॉरी, कंडक्टर होता है, उसको थोड़ी बहुत हम प्रॉपर्टीज देके नॉन कंडक्टर बना सकते हैं। कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, उसको हम थोड़ी प्रॉपर्टीज देके हम उसको कंडक्टर बना सकते हैं। राइट। तो हम माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक लेवल पे कुछ चेंजेस करते हैं, छोटे छोटे चेंजेस, जिसकी हेल्प से वो कंडक्शन थोड़ा बहुत शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये वो डिवाइस है जिससे हम छोटे छोटे एटम्स को देख भी सकते हैं और उनमें छोटे मोटे चेंजेस भी कर सकते हैं गाइस। ठीक है ना। हालांकि व्हाट इज एसटीएम तो रेयरली पूछा जाता है, बट अगर पूछा जाए तो फिर आसान शब्दों में आप ये लिख सकते हैं कि एसटीएम इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, बिल्कुल पावरफुल होगा, इतने छोटे एटॉमिक लेवल पे कर रहा है चीजें तो। यूज टू विजुअलाइज, देखने के और मैनिपुलेट करने के काम आता है छोटे छोटे एटम्स को और उनके मॉलिक्यूल्स को, जो कहाँ होते हैं, सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी वर्किंग कैसी होती समझिएगा। इसकी वर्किंग तो आप साइंटिफिक तरीके से देख रहे हैं,
ठीक है, बट नॉन साइंटिफिक तरीके से एक इमेजिनेशन के लिए बताता हूं, बहुत अच्छा याद रहेगा आपको। आप अपने आंख बंद करिए और अपने एक हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ फैलाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जब आप हाथ फेरेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि कहीं कहीं पे बम्स आपको ऐसे महसूस होंगे, कहीं कहीं पे आपको अपनी लाइंस वगैरह फील होगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके इस तरीके से टच कर रहे हैं और समझ जा रहे हैं कि सरफेस कैसा है, कहाँ सरफेस में चढ़ाव है, कहाँ सरफेस में उतार है, करेक्ट है ना, सरफेस रफ है कि स्मूथ है ना। तो इस तरीके से हम टच करके पता कर पा रहे हैं, राइट। वैसे ही ये भी इसी टाइप के प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि दो चीजों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा कम होती है, इतनी कम होती है कि वो एक दूसरे को फील कर पा रहे हैं एक तरीके से। ऑब्वियसली इसके पास कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं है तो ये एक दूसरे को फील नहीं कर पाएंगे, बट कुछ ना कुछ चल रहा होगा जिसकी वजह से ये सेंस कर पाएंगे और बता पाएंगे कि रफ है कि स्मूथ है, रफ है तो कितना रफ है, स्मूथ तो कितना स्मूथ है, इस तरीके से। और आउटपुट में आपको एक डिजाइन है ना, कि ये ऊपर चढ़ाव उतार चढ़ाव कहाँ पर है ना, ये दिख रहा है ना आपको, ऐसा कुछ सरफेस आउटपुट में आपको बना के वो डिस्प्ले पे दिखा देता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपके सरफेस में कहाँ पे उतार चढ़ाव है, किस तरीके की उतार चढ़ाव है, वो बना के देने की कोशिश करता है। ओके, ना इसको समझ लेते हैं वर्किंग क्या है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब, जो इलेक्ट्रॉन्स से जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं ऑब्वियसली। हम क्या करते हैं, इस पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब की जो टिप होती है वो बहुत ही ज्यादा पतली होती है, मतलब जो इंजेक्शन आपको लगता है ना, उस इंजेक्शन की सुई से भी समझो 1000 गुना ज्यादा पतली होती है और ज्यादा, ठीक है। उतनी ज्यादा पतली इसकी ट्यूब होती है, एकदम टिप होती है, ओके। और वो टिप जो है वो जितना हो सके सरफेस के उतना पास हमें लेके जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अपना ये सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस का हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करनी है, तो जितना हो सके ऐसे पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब इसको समझ लो, तो ये एकदम ही आपके लेके जाएगा टिप तक, जितना पास हो सके उतना पास तक हम उसको लेके जाना है, ठीक है। बट टच नहीं होगा ऑब्वियसली, ओके। बहुत पतली टिप है तो बहुत पास तक लेके जाया जा सकता है। फिर बहुत पास ले जाने के बाद में आप देखोगे कि जो टिप के एटम्स हैं वो कुछ इस तरीके से रेड कलर में दिख रहे हैं, और जो सरफेस के एटम्स हैं वो ब्लू कलर में दिख रहे हैं, बट दोनों के बीच में स्टिल क्या है, थोड़ा सा गैप है। अब हम क्या करेंगे कि एक सर्किट यहाँ पे बना रहता है, उस सर्किट के अक्रॉस क्या करते हैं, हम करंट फ्लो करवाते हैं। तो जैसे करंट फ्लो करवाते हैं तो यहाँ जो सरफेस के रेड वाले एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो कूद के ब्लू वाले सरफेस की तरफ कूदते हैं। रेड वाले सरफेस से ब्लू वाले सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कूदने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब वो कूद रहे हैं रेड वाले से ब्लू वाले सरफेस की तरफ, तो देखिए, क्योंकि ब्लू वाला सरफेस जो है वो आड़ा टेढ़ा है ना, कहीं पर आपको दिखेगा कि आपको उसको कूदने में ज्यादा डिस्टेंस लगेगा, कहीं पे उसको दिखेगा कि कूदने में कम डिस्टेंस लगेगा, है ना। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस स्टेप से कूद रहे हैं तो इस स्टेप से यहाँ कूदने में आपको ज्यादा लगेगा, है ना, लेकिन यहाँ कूदने में आपको कम डिस्टेंस लगेगा, यहाँ कूदने में कम डिस्टेंस लगेगा, यहाँ कूदने में ज्यादा डिस्टेंस लगेगा। तो होता क्या है कि जब आप उसे ऐसे मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा टाइम ले रहे हैं कूदने में, ज्यादा एफर्ट ले रहे हैं, तो पता चलेगा कि वहां पे क्या है, थोड़ा सा एक होल टाइप का स्ट्रक्चर है। और तुरंत कूद जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या कि यार ये थोड़ा बम्प टाइप का स्ट्रक्चर है। तो बम्प स्ट्रक्चर, गड्ढा, फिर बम्प, फिर गड्ढा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपको जो है वो इमेज ऐसे प्रोसेस होके मिल रही होती है। ये एक रियलिस्टिक इमेज मैंने निकाल के रखी है नेट से, है ना। सो रियलिस्टिकली आपका जो सरफेस दिखता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें जब इलेक्ट्रॉन्स कूदा यहाँ पर तो उसको बम्प मिला, फिर यहाँ कूदा तो वो इजीली कूद गया, यहाँ पे कूदा तो फिर उसको वापस से गड्ढा मिला, यहाँ पे इजीली कूद गया। तो ऐसे वो किस हिसाब से कितने एफर्ट से इलेक्ट्रॉन कूद पा रहा है उसके हिसाब से वो एक इमेजिंग रेडी कर देता है आपके लिए, ठीक है। तो ये काम होता है आपके स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का, ओके। अब एग्जाम में अंग्रेजी क्या लिखनी है, सो अंग्रेजी लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस 6 पॉइंट को याद रख सकते हैं, ठीक है ना। कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास एक शार्प टिप होती है, उस शार्प टिप को हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज लेके जाते हैं अपने मटेरियल के। फिर हम करंट को फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करता है, और जंप जब करता है वो टिप से लेके दूसरे के सरफेस पर, तो उस जंप को मेजर कर लेते हैं। बड़ा जंप हुआ मतलब गड्ढा है, छोटा जंप हुआ मतलब बम्प है, ठीक है। और इस बड़े छोटे जंप के हिसाब से हम एक सरफेस की प्लॉटिंग कर लेते हैं, और उसकी इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से दिख जाती है। ये हो गया आपका स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का वर्किंग, ठीक है। चलिए, अब एग्जैक्ट अंग्रेजी एग्जाम में अगर आपको लिखने वाली चाहिए है तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। आप इस तरीके से देख सकते हैं गाइस, है ना। तो आप अगर ये सब चीजें एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं आपको सिंपल बता दूं, मेरे पास नोट्स अवेलेबल इन सब चीजों के। और एक बात, जैसे मैंने कहा था आपको डायग्राम जो है वो नहीं बनाना है, आपको डायग्राम ये वाला बनाना है, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था कि आप अगर इन सब चीजों के नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो, सॉरी कट हो गया था। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां जाके देखिए फिजिक्स का जो कोर्स है वो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा आपको, ये रहा अपना फिजिक्स वाला कोर्स।
परचेस वर्चेस करने की जरूरत नहीं, वो थोड़ा बहुत प्राइस वहां पे डालना पड़ता है। वहां जाके आप अपने कंटेंट पे जाएंगे, ठीक है। इंटरफेस ऑब्वियसली आपके लिए मोबाइल पे लग रहेगा और ये सब चीजें मोबाइल पे विजिबल है। यूनिट नंबर 2 की बात हो रही है, सिलेक्ट करिएगा। सारे नोट्स जो है वो मैंने यहाँ बना के डाल दिए हैं। इसके आगे जो न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ मैं, उसके नोट्स भी मैंने यहाँ डाल दिए हैं। सारे नोट्स जो हैं वो ओपन है, ठीक है। और आप जाके व्यू कर सकते हैं, कुछ भी पे करने की आपको जरूरत नहीं है। अभी तो नहीं है, बाद में कभी अगले सेमेस्टर्स वगैरह में रहा तो आई डोंट नो, ठीक है। बट फिलहाल एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री गाइस, ठीक है। सो आप जाके सारे नोट्स वगैरह वहां से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो हाँ जी, एसटीएम हमारा वर्किंग कंप्लीट है। जो अंग्रेजी आपको लिखनी है वो मैंने इस तरीके से लिखा दी है। पढ़ने में मैंने चेंजेस किए हैं कुछ इस अंग्रेजी में, ये किताब वाली अंग्रेजी नहीं है गाइस। इसमें मैंने सिंपल भाषा में चीजें लिख दी है और यही सिंपल भाषा आपको एग्जाम में लिखनी है, मार्क्स मिल जाएंगे। देख लो एक बार, देखना चाहो तो। STM uses a super sharp needle so sharp that it ends with an atom। इतनी शार्प होती है, एक एटम के साइज की होती है नीडल, ठीक है। उस नीडल को हम बहुत ज्यादा क्लोज लेके आते हैं ना। इट इज बॉट वेरी क्लोज टू द सरफेस, यू वांट टू लुक एट ऑलमोस्ट टचिंग इट, है ना। तो हमने याद करने के लिए तो क्या बोला था कि भैया टाइनी शार्प टिप गेटिंग रियली क्लोज, टाइनी करंट फ्लोस, वी मेजर द जंप एंड वी स्कैन द सरफेस। ऐसी भाषा लग के आओगे तो पूरे 6 नंबर नहीं देगा वो। डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा सा इसको एक्सपैंड भी करना है कि टाइनी शार्प टिप का एक्सपेंशन क्या होगा कि माइक्रोस्कोप की टिप बहुत शार्प होती है। गेट रियली क्लोज में मतलब क्या कि हमको उस टिप को बहुत क्लोज लाना पड़ता है। टाइनी करंट फ्लोस का मतलब क्या कि क्लोज लाने के बाद हम उस पे सर्किट में करंट फ्लो करवा देंगे। तो जो यहां लिख रहे हो ना शॉर्ट में, उसी की अंग्रेजी बड़ी करके लिखनी है, ठीक है ना। तो फिर इलेक्ट्रॉन जंप वम करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के जंप करने वाली प्रोसेस को हम क्वांटम टनलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्वांटम टनलिंग सुनने में बड़ा हैवी वर्ड लगता है बट बड़ा सिंपल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से जंप करके दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, मतलब वो एक टनल से मूव कर रहा है एक तरीके से। क्योंकि वो छोटे लेवल पे बात हो रही है तो क्वांटम लेवल पे बात हो रही है, ठीक है ना। देखिए ना वो क्वांटम वाली मूवी। सो कुछ उस तरीके से एटॉमिक लेवल पे किसी चीज की बात हो रही तो हम उसको क्वांटम बुलाते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करके तो उसको टनलिंग कहते हैं, हो गई क्वांटम टनलिंग, राइट। तो क्या दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ मेजर्स द जंप। हाँ, टनलिंग के टाइम पे मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कूद रहे हैं तो जंप वम मेजर करना है। फिर उसके बाद सरफेस स्कैन हो जाएगा। यही सब चीजें आपको सिंपल अंग्रेजी में लिख देना है, ठीक है ना। बुक की भाषा नहीं है, पहले बता रहा हूँ। तो असली अंग्रेजी जो वहां लिखी रहती है थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, ये अपनी सिंपल वाली है, ठीक है। ये लिखोगे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे और ये समझने में भी अच्छी रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नाउ वी कैन डायरेक्टली मूव टू द, हाँ ये वाला प्लीज इमेज बना दीजिएगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी बेटर काइंड ऑफ इमेज विच इज इजी टू लर्न, ठीक है। एक डिस्टेंस कंट्रोल यूनिट होता है जो मोशन मतलब इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को कंट्रोल करता है। एक करंट एम्पलीफायर होता है जो करंट की एम्पलीफिकेशन मतलब ज्यादा करंट भेजना कम करंट भेजना उसको कंट्रोल करता है। एक ट्यूब होता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो जब आप करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोड्स में से करंट पास होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को फेंक के मारेगा एक तरीके से, तो वो जंप फॉर्म करना शुरू करेंगे यार, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ गाइस। सो न्यूमेरिकल्स किस चीज पे है पहले वो समझ लो। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, सर आप तो क्वेश्चन दिखाओ, फॉरवर्ड करके वो पहुंच जाएंगे सीधे कहाँ पे, पहले वाले न्यूमेरिकल पे, और यहां से देखना शुरू करेंगे। फिर वो हर न्यूमेरिकल को रटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो चीज तुम्हें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि एक बार अगर तुम मेरे साथ 2 मिनट बिता लोगे और समझ लोगे कि न्यूमेरिकल किस कंसेप्ट पे है और उसमें फॉर्मूला कैसे लग रहा है, तो फिर तुम्हें हर न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। बिकॉज न्यूमेरिकल्स में एक चीज तुम्हें बता दूं कि एक जैसे सारे न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में चेंजेस हैं। पहला वाला और थर्ड वाला एक जैसा है, सेकंड वाला और फोर्थ जैसा एक जैसा है, लेकिन पहला और दूसरा एक दूसरे से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। हर न्यूमेरिकल सेम नहीं होता है फिजिक्स का, थोड़ी थोड़ी चीजें अलग होती हैं बट ईजी है। चलो, तो न्यूमेरिकल हमारा किस कंसेप्ट पे है? न्यूमेरिकल हमारा एक कंसेप्ट पे है जिसमें बात हो रही है एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। किस पार्टिकल की? उस छोटे से इलेक्ट्रॉन की। इस छोटे से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बात हो रही है। जिसे हमने क्या कर रखा है, एनक्लोज इन अ रिजिड बॉक्स, मतलब एक रिजिड बॉक्स के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को डाल दिया है, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रॉन के साथ में जो चीजें होंगी उस पे हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। अभी रिजिड बॉक्स इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत है, इलेक्ट्रॉन इनको पास करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर नहीं कूद सकता, ना ही इधर से ना ही इधर से। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब यहाँ पे आके इसको टकराएगा तो वो बाउंस बैक करेगा, इधर जाएगा फिर टकराएगा तो बाउंस बैक करेगा। मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो चुका है आपका, ठीक है। इनफाइनाइट वोल्टेज वॉल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज है वो इस वॉल के राइट साइड में बेसिकली इनफाइनाइट होता है। इसके मतलब बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है वोल्टेज के ना, हजारों लाखों वोल्ट ऐसा।
और ये जो रीजन है, इस रीजन में आपका जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट्स का होता है। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी वोल्टेज नहीं है, इधर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेजेस हैं, जिस वजह से वो वॉल्स इतने रिजिड है कि वो मूव करके बाहर नहीं आ पाएगा इलेक्ट्रॉन्स, बस वो टकराता रहेगा यहाँ पे। इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो टकराने से क्या हो रहा है? टकराने से इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो अपनी एक स्टेट होगी एनर्जी की, जो उसकी ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, है ना। ग्राउंड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत स्टेबल है। फिर थोड़ी हाइयर स्टेट, तो जैसे जैसे वो स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 ऐसे ऊपर जाता जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी स्टेट बढ़ती जाएगी। तो हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ही निकाल के दिखानी पड़ती है न्यूमेरिकल्स में। समझ गए? तो हर बार न्यूमेरिकल में जैसे ही आपने देखा कि उसने बोला है कि पार्टिकल इज एनक्लोज्ड इन अ रिजिड बॉक्स, तो ये शब्द देख के आप समझ जाओगे कि इलेक्ट्रॉन की हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी। वो किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। सो ई एन, मतलब एन बताता तुम्हारा किस स्टेट की एनर्जी। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी चाहिए तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। सेकंड फर्स्ट स्टेट की एनर्जी चाहिए तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। सेकंड स्टेट चाहिए तो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1, उसके बाद वाली स्टेट मतलब n = 2। तो वो बताएगा, तुम्हें स्पेसिफाई करेगा कि किस स्टेट की एनर्जी चाहिए तुमको, ठीक है ना। तो ये n बताता है कौन सी स्टेट पे चाहिए, तो वैल्यू पुट हो जाती है। h को तो हम पिछले वाले वीडियो से जान रहे हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू भी हमको पहले से पता है, करेक्ट। n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी, h की वैल्यू पता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये वैल्यू भी हम पहले से जानते हैं, इसे लिख देंगे। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया जाए कि जिस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को डाला हुआ है, वो बॉक्स की जो लेंथ है, या हम उसको बोलेंगे विड्थ, है ना, कि कितना चौड़ा बॉक्स है, अगर इस बॉक्स की मुझे विड्थ पता चल जाए, तो उस विड्थ की वैल्यू को मैं यहां पुट अप कर दूंगा। मास मुझे पता है इलेक्ट्रॉन का, एच मैं जानता हूं, एन गिवन रहेगा क्वेश्चन में, क्या निकल जाएगी? उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा चेंज ये भी करता है वो, कि वो बता देता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। वो बता देता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू कितनी है, और आपसे पूछेगा कि अगर ये एनर्जी की वैल्यू है इस पर्टिकुलर स्टेट पे, लेट्स से सेकंड स्टेट पे, तो प्लैंक्स कांस्टेंट और मास तो हमको पता है। पूछेगा बताइए तो हमने जिस बॉक्स के अंदर डाला तो उस बॉक्स की लेंथ क्या होगी। ये दूसरी वैरायटी। तो दो ही वैरायटी है। पहली वैरायटी जिसमें आपको क्या बोलेगा कि एक बॉक्स डाला है, अंदर डाला है, उस बॉक्स की मेरे को लेंथ पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट मैं जानता हूँ, स्टेट वो डिफाइन कर देगा, बताइए एनर्जी कितनी होगी, वैल्यू पुटअप करके एनर्जी निकाल दोगे। दूसरी वैरायटी क्या है? जिसमें वो बोलेगा भैया एनर्जी मेरे को पता है, मास इलेक्ट्रॉन का तुम जानते हो, नम स्टेट मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, एच तुमको पहले से पता है, बताओ कि बॉक्स कितने विड्थ का होगा। बस दो ही न्यूमेरिकल्स हैं। अब क्योंकि तुम जान चुके हो कि न्यूमेरिकल कैसा है, तो तुम्हें न्यूमेरिकल को रटने की जरूरत नहीं है, तुम लॉजिकली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 4 न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला एक जैसा है, तो पहले मैं फर्स्ट और थर्ड करा दूंगा। सेकंड और फोर्थ एक जैसे हैं, तो बाद में मैं सेकंड और फोर्थ कराऊंगा, ठीक है। लेटेस्ट न्यूमेरिकल एकदम ताजे ताजे आए हुए। अगर तुम 2025 में नवंबर में या 2026 में इन वीडियोस को देख रहे हो तो डोंट वरी, जो नए क्वेश्चंस आए थे उनके वीडियोस बना के मैं सेपरेटली पीडीएफ बना के एंड वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, ओके। तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब इस रिजिड बॉक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम एनर्जी निकाल रहे हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, हमको आता है। इस एनर्जी के फॉर्मूले में प्लैंक्स कांस्टेंट यूज होने वाला है, तो इसकी वैल्यू पहले से हमें याद होनी चाहिए। इसके फॉर्मूले में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन यूज होने वाला है, तो इस मास की वैल्यू भी हमें पहले से याद होनी चाहिए। हम जो रिजिड बॉक्स बना रहे हैं वो कोई 1 मीटर 2 मीटर जितना बड़ा बॉक्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है। वो बहुत ही छोटा सा बॉक्स रहता है, इतना इतना छोटा बॉक्स रहता है। तो उसकी लेंथ अगर हम लिखेंगे तो वो बहुत छोटी सी लेंथ आती है। तो जनरली वो लेंथ आपकी कभी कभी आर्मस्ट्रॉन्ग्स में आती है, कभी कभी वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लिख देता है, क्योंकि बहुत बड़ी लेंथ से कंपेयर कर रहा होता है, ठीक है। सो हमें एक चीज समझनी है कि हमें कन्वर्जन आने चाहिए। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग, सॉरी, एयू में दिया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में उसने लेंथ लिखी है, तो उसको मीटर में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में भी सीखा था। जनरली मैंने देखा है कि वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नहीं, वो आर्मस्ट्रॉन्ग्स में उसकी लेंथ देता है, ठीक है। जो विथ है ना, इस विथ को आर्मस्ट्रॉन्ग्स में देता है। इस इज द फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। बहुत ही छोटा मेजरमेंट होता है, जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, फिर मिलीमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, नैनोमीटर होता है ना। तो जैसे जैसे करके छोटा करते जाते हैं ना, वैसे बहुत छोटा होने के नैनोमीटर के बाद आता है आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, 10⁻⁻⁻ इस आर्मस्ट्रॉन्ग्स में मेजरमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन करना आना चाहिए कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो इतने मीटर्स के बराबर होता है, ओके। चलिए, um, ये एनर्जी के बारे में है गाइस, ठीक है। सो एनर्जी कभी कभी आपको जूल्स में गिवन रहेगी,
कभी कभी एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ईवी में गिवन रहेगी। तो अगर ईवी में एनर्जी गिवन है तो उसको जूल में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अभी फिलहाल आप लोड मत लीजिए, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज को बस एक पेपर में लिख लीजिए, ठीक है ना। ये इन दोनों को तो आप पहले से जानते हैं कि मास और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, इसे आप लिख लीजिएगा, इसे भी आप पहले से पिछले वाले वीडियो में देखते हैं। बस इन दोनों चीजों को लिख लीजिए कि यार अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में लेंथ गिवन है तो मीटर में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी गिवन है तो जूल्स में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जब न्यूमेरिकल करेंगे जहां जरूरत पड़ेगी वहां कन्वर्शन करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। ओके, तो मैं ये मान रहा हूं कि आपने इस चीज को लिख लिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे, सबसे पहले अपना सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। सवाल हम देखेंगे, फाइंड द लोएस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी, ठीक है भाई, कन्फाइंड टू अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर रखे हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, एक बॉक्स के अंदर रखे हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है। तो ये मतलब वो हो गया हमारा क्वेश्चन जो हमने देखा था। इस एनर्जी को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, ये भाई साहब ये फॉर्मूला यूज होता है। इस फॉर्मूला में क्या क्या वैल्यूज होती हैं, एन चाहिए, एच चाहिए, एम चाहिए, एल चाहिए, तो सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में मुझे सबसे पहले एन चाहिए। एन होता है किस एनर्जी स्टेट में है, उसने बोला है लोएस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट की चाहिए। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में हम एन इज इक्वल टू क्या डालते हैं, 1 डालते हैं, ठीक है भाई साहब। एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, वैल्यू तुम्हारे सामने है। एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, तुम्हारे सामने है। एल विथ ऑफ द बॉक्स, ये पता चलेगी तभी मैं क्या निकाल सकता हूं, एनर्जी निकाल सकता हूं, ठीक है। विथ ऑफ द बॉक्स उसने दिया है क्या, कन्फाइंड टू अ बॉक्स ऑफ लेंथ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, उसने लेंथ दे दिया, कितनी लेंथ दिया उसने, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया है। बट जो हमारा ये फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूला में जब हम एच की वैल्यू डाल रहे हैं तो वो जूल्स में आ रही है, जब हम मास लिख रहे हैं तो वो केजी में आ रहा है। तो जो लेंथ है वो आर्मस्ट्रॉन्ग्स में डाल सकते हैं क्या, नहीं, लेंथ आपकी किस में आनी चाहिए, मीटर्स में आनी चाहिए। तो हमको आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए एक आर्मस्ट्रॉन्ग जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होता है। यहाँ कितने आर्मस्ट्रॉन्ग लिखे हैं, एक आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा है, मतलब एक आर्मस्ट्रॉन्ग की जगह मैं अपनी लेंथ क्या लूंगा, लेंथ में लूंगा 10⁻⁻10 मीटर। तो कैलकुलेशन में मुझे लेंथ की जो वैल्यू है वो आर्मस्ट्रॉन्ग्स में नहीं मीटर्स में पुट करनी है, तो 10⁻⁻10 पुटअप होगी। यही एक छोटा सा कैच होता है। तो जनरली 1 पुट कर देते हैं, आंसर फिर उनका गलत हो जाता है। ये पुट करने के बाद अपना फॉर्मूला देखिएगा गाइस। सो एनर्जी एन इज इक्वल टू 1 पे चाहिए मुझे, मतलब लोएस्ट एनर्जी चाहिए, तो E1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला में एन की वैल्यू होगी तुम्हारी 1 स्क्वायर, एच जो है उसको पुटअप कर दोगे तुम तो एच स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 8 तो है तुम्हारे पास में, मास तुमको ऑलरेडी गिवन है 9.1, उससे पुटअप कर दोगे, लेंथ तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, इसे पुटअप कर दोगे, ये निकल जाएगा। थोड़ा मैंने इसको साफ सुथरे अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं आपको इसे पुट कर करके दिखा देता हूँ गाइस, ठीक है ना। सो जस्ट सेकेंड, E1 इज इक्वल टू, ठीक है, लोएस्ट स्टेट में एन क्या है तुम्हारा 1 है, तो पहले क्या आ गया तुम्हारा 1 स्क्वायर आ गया। फिर क्या, एच स्क्वायर, एच मतलब इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर, तो ये आगे तुम्हारी कांस्टेंट की वैल्यू का स्क्वायर। फिर नीचे की तरफ 8 है तुम्हारा, 8 आ गया। एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1, इसके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, आ गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उससे क्या है, लेंथ का स्क्वायर, लेंथ कौन सी आएगी, 10⁻⁻10, बिकॉज मीटर्स में चाहिए इसका स्क्वायर। इस पूरे को उठा के अपने कैलसी में डालोगे तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी, और ये वैल्यू किस में रहेगी, ध्यान रखिएगा, जूल्स में रहेगी, क्योंकि हमने प्लैंक्स कांस्टेंट को कभी नहीं छेड़ना है, वो जूल्स में रहता है, ठीक है। मास हमारा केजी में है, इस वजह से हमने विथ को भी किस में रखा है, मीटर्स में रखा है। और जब इस कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो एनर्जी जिसमें आती है वो जूल्स में आती है गाइस, ठीक है। जूल को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, तुम जूल्स में लिख के छोड़ दो, काम खत्म है तुम्हारा। ओके, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं गाइस, है ना। यहाँ क्या था, एनर्जी निकालनी थी लोएस्ट स्टेट पे, मतलब एन इज इक्वल टू 1 पे एनर्जी निकालनी थी। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में कहाँ निकालनी है एनर्जी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिजिड बॉक्स ऑफ लेंथ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। इस बार मेरे को क्या करना है, एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मेरे को बताइए कि आप इसी क्वेश्चन की बात करें, बिकॉज एक रिजिड बॉक्स के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया है, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है एनर्जी का वो फिक्स होता है। हमें एनर्जी की वैल्यू तो नहीं मतलब निकालनी है, बट उसके साथ साथ हमें एनर्जी डिफरेंस भी बताना है। एनर्जी डिफरेंस कैसे निकलेगा, किस किस से बताना, ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में। देखिए ग्राउंड स्टेट होती है हमारी लोएस्ट स्टेट, मतलब वो कौन सी स्टेट हो गई, E1 एनर्जी लेवल की। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है हमारी सेकंड स्टेट, जो कि हो गई E2 की। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, तो ऑब्वियसली सेकंड स्टेट में ज्यादा एनर्जी रहेगी, फर्स्ट स्टेट में कम एनर्जी रहेगी, तो मुझे E2 माइनस E1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अभी E2 कैसे निकलेगा, n इज इक्वल टू 2 डालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ml स्क्वायर।
E1 कैसे निकलेगा, n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो 1 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ml स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ना वो पूरा पूरा कॉमन है, तो एच स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, ये एच स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से चीजें आपकी थोड़ी सी ज्यादा आसान हो जाती है, देखिए। सो आपका एच स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर आ गया क्या, कॉमन, ठीक है। तो यहां से ये निकला तो बचा कितना, 2 स्क्वायर, यहां से निकला तो बचा कितना, 1 स्क्वायर, ये ठीक है। तो आपका जो E2 माइनस E1 है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, बिकॉज मुझे E2 माइनस E1 चाहिए एनर्जी डिफरेंस। लिखने में ये अच्छा नहीं दिख रहा है, साफ सुथरे तरीके से मैंने लिखा हुआ है, लिख देते हैं चलिए आपके लिए। तो हमें निकालना है क्या, एनर्जी डिफरेंस, जो कि है E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो क्या हो गया, 2 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर, n इज इक्वल टू 1 डाला तो हो गया ये। अब फिर जैसे मैंने आपको सिखाया था कि ये वाला पोर्शन दोनों जगह कॉमन है ना, ये वाला एंड ये वाला, तो हम इस पूरे कॉमन वाले को अलग निकाल लेंगे, ठीक है। ये निकाल लेंगे अलग तो यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। समझ में आया। क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि लेंथ हमें आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन है, हमें उसको मीटर्स में करना है, तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 10 आएगा, तो जो लेंथ हम यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, 10 की पावर माइनस 10 पुटअप होनी चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए अब बस वैल्यू पुटअप करते हैं और आपको आंसर की तरफ लेके चलते हैं। सो ये कैलकुलेट करना था हमको E2 माइनस E1, राइट है ना, लास्ट में यही तो बचा था E2 माइनस E1। ओके, और लेंथ हमें जैसे मैंने बताया 10 की पावर माइनस 10, प्लैंक्स कांस्टेंट h ये रखना है, एंड ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है नीचे। वैल्यू पुटअप करना शुरू करते हैं। सो प्लैंक्स कांस्टेंट, हाँ ये 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 पहले कर दिया मैंने, ठीक है। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.625, स्क्वायर करना पड़ेगा इसका, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, नीचे 8 है, साथ में मास है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9.1, और फिर लेंथ हमने क्या निकाल रखी, 10 की पावर माइनस 10, उसका आएगा स्क्वायर। पूरे को उठा के डाल दोगे कैलसी में, वैल्यू तुम्हारे सामने। और जैसे मैंने बताया था सब कुछ अपने हिसाब से यूनिट में चल रहा है, तो एनर्जी जो है वो जूल्स में लिखी जाएगी। कुछ नहीं था, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था। पिछले वाले क्वेश्चन में एक एनर्जी निकालनी थी, इस बार E2 E1 दो अलग अलग एनर्जीज निकालनी है, और फिर दोनों का डिफरेंस लेना था और कुछ भी नहीं, ठीक है। चल, देख लिया हमने दो न्यूमेरिकल्स। अब चलते हैं और अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं guys, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, द लोएस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन अ पोटेंशियल वेल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सवाल देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पोटेंशियल वेल के अंदर ट्रैप किया गया है, ठीक है। मतलब वही चीज हमारा रिजिड बॉक्स के अंदर ट्रैप करना है, सेम एज पोटेंशियल वेल के अंदर ट्रैप करना, ठीक है। तो कहीं कहीं पे यहाँ पोटेंशियल वेल लिखा रहता है। इसके पहले हमने क्या देखा था, रिजिड बॉक्स देखा था, तो रिजिड बॉक्स इज सेम एज योर पोटेंशियल वेल। समझ में आया, ठीक है। मतलब कहानी वही हो गई जो पहले चल रही थी, हमारा पोटेंशियल वेल है, हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। सो एनर्जी के फॉर्मूले में जो चीजें होती है उसको हमने नोट कर लिया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया, करेक्ट। अब एक ही चीज है कि भाई एनर्जी मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, बट अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसमें हमेशा मेरी एनर्जी की वैल्यू क्या आती थी, जूल्स में आती थी। मतलब हम जब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो उस फॉर्मूले के लिए एनर्जी हमेशा किस में होनी चाहिए, जूल्स में होनी चाहिए। लेकिन यहां पर हमको एनर्जी जो दी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दी है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स क्या हो जाएंगे आपके, 4.2 मल्टीप्लाइड बाय इतना जूल्स, बस और कुछ भी नहीं। तो फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। तो इस बार क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है देखिएगा। हमें उसने बोला है कि लोएस्ट एनर्जी, मतलब n इज इक्वल टू 1 वाले स्टेट की एनर्जी की बात हो रही है, उसकी वैल्यू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, इसे हम जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू गिवन है हमको। n 1 गिवन है, h हमेशा से हम जानते हैं इसकी वैल्यू पता होती है, मास हमेशा से हम जानते हैं पहले से पता होता है, तो मिसिंग सिर्फ ये वाली चीज है, मतलब हमें ऑब्वियसली लेंथ निकालने के लिए बोलेगा या विड्थ निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। सेम चीज होती है, वो लेंथ बोलो या विड्थ बोलो, तो मुझे विड्थ निकालना है, वही उसने बोला हुआ है, ठीक है। वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं गाइस। सो फॉर्मूला है हमारा n इज इक्वल टू 1 के हिसाब से पुट करेंगे, E1 इज इक्वल टू, ऊपर n की वैल्यू पहले डाल दो, 1 का स्क्वायर आ गया, फिर h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो तो -34 स्क्वायर आ गया, नीचे 8 है, फिर मास है, मास की वैल्यू यहां से डाल दीजिए, और लास्ट में तुम्हारा L स्क्वायर है। अब एनर्जी को हम पहले से जानते हैं, ये मुझे पहले से पता है, ये मेरे को निकालना है, जो निकालना है उसको मैं ऊपर ले लूंगा, एनर्जी को मैं नीचे ले लूंगा, खत्म, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो ये चीज है मेरे पास।
अब मुझे सिर्फ एक काम करना है कि मुझे इसका कैलकुलेशन सॉल्व करना है, राइट। एनर्जी की वैल्यू क्या है? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मुझे चाहिए एनर्जी जूल्स में, क्योंकि फॉर्मूला जूल्स को ही अप्लाई करता है। तो मैं इस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करके यहाँ एनर्जी डाल दूंगा, काम हो जाएगा। करके दिखाते हैं। इसको निकालना है, आओ अलग से ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, वही फॉर्मूला लिखा है। एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी गिवन है मेरे को? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कितने? 4.2 को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने जूल्स। तो एनर्जी की वैल्यू जो मुझे डालनी है वो आ चुकी है जूल्स में। जैसे ही डाल देंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, क्या मिसिंग था इस फॉर्मूले में देखिएगा, इस फॉर्मूले में सिर्फ एनर्जी मिसिंग थी, है ना। ऊपर वाला न्यूमरेटर तो पता था, नीचे वाला ये भी पता था अपने को, एनर्जी मिसिंग थी जो कि हम डाल देंगे इतनी। कैलसी भी उठा के इस पूरे को डाल दोगे एक साथ में, और आंसर तुम्हारे सामने है। एल स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, पहले इसको सॉल्व करके इसका अंडर रूट करोगे तो ये निकल जाएगा। और जैसे मैंने आपको सिखाया था, इस डायमेंशन में जब खेलते हैं तो लेंथ निकलती है तुम्हारी मीटर्स में, ठीक है ना। लेंथ मीटर्स में निकलती है, एनर्जी जूल्स में निकलती है, और प्लैंक्स कांस्टेंट और जो तुम्हारा दूसरा वाला है मास, वो पहले से पता है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट जूल सेकंड्स में होता है, मास केजी में रहता है तुम्हारा। प्लैंक्स कांस्टेंट और मास को तो पिछले वीडियो के न्यूमेरिकल से देखते आ रहे हो ना, वैसे ही रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हो गई हमारी खत्म। इससे मिलता जुलता एग्जैक्ट सेम और एक न्यूमेरिकल है जिसमें वही चीज बोली है आपको कि भैया एक इलेक्ट्रॉन है कहां पर? पोटेंशियल वेल। पोटेंशियल वेल हम मतलब रिचर्ड बॉक्स होता है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, एनर्जी पता है, लोएस्ट एनर्जी बोला है, मतलब स्टेट भी पता है मेरे को, ठीक है। तो अगेन इस सवाल को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। लोएस्ट एनर्जी की बात हो रही है तो स्टेट हो गया n = 1। एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है मेरे को, ये दोनों पता है, इन दोनों को मैं पहले से जानता हूँ। एल मेरे को निकालना है, निकाल देंगे। वैल्यूज पुटअप करनी है, लेकिन जूल्स में पुटअप होगी एनर्जी, तो 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को पहले हमें जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब पुटअप करना पड़ेगा, वैसे, ठीक है। फॉर्मूला लिखते चलिए। n = आएगा तुम्हारा 1, h की वैल्यू डाल दी, नीचे की तरफ 8 आएगा, मास है तुम्हारा 9.1, मास भी डाल दिया तुमने, ठीक है। और फिर एल स्क्वायर हमें निकालना है। क्रॉस कर लेंगे गाइस, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, एनर्जी नीचे। बस 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल दो, काम खत्म। कैसे करेंगे? कितनी एनर्जी भाई? इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं इतने जूल्स, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने? इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल्स बन गया। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखना है। अब न्यूमरेटर हमारा एज इट इज आ गया, डिनोमिनेटर में 8 है, ये दोनों है। बस एनर्जी हमें जूल्स में पुटअप करनी है, यहाँ पर ये हो गई पुटअप। उठा के इसे डाल देंगे कैल्सी में, ठीक है, और काम आपका हो जाएगा खत्म। ओके, सो एल स्क्वायर की वैल्यू निकलती है, अंडर रूट करना मत भूलिएगा, आंसर मीटर्स में आएगा। ओके, चलिए। जो कुछ मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है ना, इसको सिखाने के बाद में सबसे पहले क्या आता है कि सर इसके कहीं नोट्स वगैरह होंगे तो हमको दे दीजिए आप, वो नोट्स हम एक्सेस कर लेंगे। तो इसके ही नहीं, सारे टॉपिक्स के फ्री नोट्स अपने पास में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां जाइएगा। जाने के बाद में आप फिजिक्स का कोर्स है यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट साइड वाले कॉर्नर में दिखेगा, ठीक है। ब्लैक कलर में दिखाते हैं, लोगों को अच्छे से दिखता है, ठीक है। दिस इज फिजिक्स वाला कोर्स। ये पे वे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इंटरफेस ऑब्वियसली तुम्हारा अलग रहेगा, ये तो मैं मेरे एंड का इंटरफेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल पे तुम्हें प्रॉपर इंटरफेस मिलेगा, यूनिट नंबर 1 2 3 4 सबके अपने पीडीएफ वहां पे मैंने डाल दिए हैं। कुछ कुछ के आने वाले हैं, तो जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट हो रहे हैं वैसे वैसे मैं पीडीएफ बना के डाल रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा यूनिट 2 की बात हो रही है तो यूनिट 2 के पीडीएफ तुम यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब ओपन है, कोई पीडीएफ लॉक नहीं है। जाओ, जाके वहां से एक्सेस करना शुरू कर दो गाइस, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पूरे वीडियो में भूल गया हूं मैं। लोग पहले से बोलने लगते हैं, भाई मैं पहले सिखा रहा हूं फिर तो मैं बोल रहा हूं, तो तुम अब प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत से बना रहा हूँ और तुम लोग जैसे जैसे डिमांड कर रहे हो तुरंत तुरंत बना के डाल रहा हूँ। तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब करना बनता है गाइस। कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।